हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं SN2 रिएक्शन, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स है। तो जिसे अगर आप शुरू से और अच्छे से समझते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड भी बनेगा और रिएक्शंस को आप अच्छे से समझ पाइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट जगेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का हटना, ये दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है। ठीक है, तो जब अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप का हटना दोनों साथ साथ होगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे SN2 रिएक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, SN2 रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है? ओके। अब क्या है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, हमारा रिएक्टेंट क्या है, एल्काइल हैलाइड है। उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और देन आफ्टर जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इस पाथ के फॉलो करने के कारण, ठीक है, इस पाथ में जो भी यहाँ पर रिएक्शन का ऑर्डर होगा, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उसके कारण इस रिएक्शन का जो नाम है वो SN2 दिया गया है। और अगर प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट आप देख रहे हो एल्कोहल, अगर ये किसी दूसरे पाथ से अगर फॉलो होता है तो फिर इसका जो नाम होगा वो दूसरा होगा, SN1 होगा या फिर SNI या फिर कुछ और होगा। ओके, तो ये इस पाथ को, पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहे, इसीलिए इसका नाम क्या है, SN2 रिएक्शन। और चलिए हम लोग देखते हैं कि SN2 रिएक्शन में होता क्या है। ठीक है, तो SN2 में जैसा कि आपको कहें कि SN2 में न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का हटना दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाया, तो कार्बन के पास क्या है, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। तो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है तो ये न्यूक्लियोफाइल तो इस पर अटैक नहीं कर सकेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये रहेगा कि मैम यहाँ पर क्योंकि कार्बन के पास तो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल ही नहीं है, तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल इस पर कैसे अटैक करेगा। तो आपको बता दे कि यहाँ पर कार्बन के पास जो है वो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, पर ये जो न्यूक्लियोफाइल आप देख रहे हो ये बॉन्ड बनाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। और यहाँ पर ये जो आप न्यूक्लियोफाइल देख रहे हो ये क्या करेगा, कार्बन के हाई एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक है, यानी कि हाई एनर्जी ऑर्बिटल कहने का मतलब ये है कि ये इसके एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को देगा एंड देन आफ्टर जो है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो कार्बन का 2p वैकेंट नहीं है, इसी कारण जो है इसके बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। OH जो है, न्यूक्लियोफाइल जो है, कार्बन सबस्ट्रेट जो आप देख रहे हो एल्काइल हैलाइड, इसके एंटी बॉन्डिंग में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो देगा, यानी कि एंटी बॉन्डिंग पे ये अटैक करेगा। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, जिसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे जो होगा वो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो धीरे धीरे हटने लगेगा, धीरे धीरे क्या होगा, टूटने लगेगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये इस पे जब अटैक करेगा तो यहाँ पर ये एक तरह का पेंटावैलेंट स्पेसिस क्रिएट होगा, जो कि एक ट्रांजिशन स्टेट है, जिसे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। ये एक पेंटावैलेंट आप देख रहे हो कि क्या है, ये एक पेंटावैलेंट स्पेसिस है जिसमें कि कार्बन का जो है वो 5 वैलेंसी। अब आप समझ सकते हो कि कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, कार्बन जो है 5 बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये जो आप देख रहे हो, ये स्पेसिस जो देख रहे हो, ये क्या है, बहुत ही अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल है। ओके, अनस्टेबल है। तो जैसे ये इस पर इलेक्ट्रॉन्स जो है ये डालेगा तो कार्बन का जो कोवैलेंसी है वो क्या करेगा, धीरे धीरे एक्सटेंड करने लगेगा, यानी कि 4, इसका भी वैलेंसी जो है वो कितना है, कोवैलेंसी 4 है। अब जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो इसका कोवैलेंसी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, 5 हो जाएगा। और ये आप देख रहे हो कि कार्बन यहाँ पर क्या है, 5 बॉन्ड बना रहा है, जबकि ये स्पेसिस देख रहे हो ये बहुत ही कम समय के लिए एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल। आप जरा सोचो, कार्बन क्या पेंटावैलेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये ट्रांजिशन स्टेट जो है इस SN2 रिएक्शन के दौरान जो है वो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो फॉर्म होता है, जो कि अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये पेंटावैलेंट होगा। ओके, पेंटावैलेंट होगा और इसका
तुरंत जैसे ये बनेगा ये तुरंत ही क्या हो जाएगा, ये कंज्यूम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इसका जो लाइफ टाइम आप कह सकते हो वो लाइफ टाइम कितना होगा 10⁻⁻⁶ सेकेंड। ओके, ये इसका लाइफ टाइम है। इतना समय के बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। यहाँ से जो है Cl आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, Cl जो यहाँ से निकल जाएगा बाहर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके, यहाँ से बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएगा और ये आपका बन गया अल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल यहाँ पर आ गया। तो आप देख सकते हो कि SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा है। SN2 रिएक्शन में मेनली क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का हटना दोनों साथ साथ होता है और यहाँ पर एक पेंटावैलेंट स्पेसिस बनता है जिसे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जो कि अनस्टेबल होगा। ओके, देन आफ्टर ये जो है अपने आप को अरेंज करेगा। ठीक है, अरेंज करने के बाद ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर अल्कोहल बना लेगा। अब इस रिएक्शन का करना है हमें पोस्टमार्टम, यानी कि इस रिएक्शन में जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो भी चीज है वो हमें समझना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस रिएक्शन में हम लोग SN2 रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए हम लोग जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है, वो सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। ओके, तो हम लोग सॉल्वेंट कैसा यूज करेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट कैसा यूज करेंगे, पोलर एप्रोटिक। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करने से क्या फायदा होगा, जैसे कि DMF, DMSO और एसीटोन, जिसमें कि एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी H+ आयन वो रिलीज नहीं करेगा। ओके, तो ये सब जो सॉल्वेंट आप देख रहे हो इसका खासियत क्या है, इसका खासियत ये है कि ये सॉल्वेंट जो है ये कैटायन को तो अच्छे से सॉल्वेट कर लेता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर NaOH रहेगा, ठीक है, ये कैटायन को तो अच्छे से सॉल्वेट कर लेता है, बट ये एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाता है। ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाता। तो इसमें क्या होगा कि जो एनायन है वो फ्री हो जाएगा और ये फ्रीली क्या कर सकता है, ये कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट पे ये अटैक करेगा, जिससे कि ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो रोल क्या है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का ये रोल है कि ये रिएक्शन को स्टेबलाइज करता है। सबसे पहला फैक्टर ये है कि ये रिएक्शन को स्टेबलाइज करता है, डेल्टा G रिएक्शन का जो है वो डिक्रीज करता है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है पोलर एप्रोटिक का कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जब हम लोग यूज करते हैं तो ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। मतलब ये क्या करता है, ये जो कैटायन उसको सॉल्वेट कर लेता है और एनायन को क्या करता है, फ्री करता है, जिसके कारण कि एनायन जो है वो कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट पे क्या करता है, अटैक आसानी से कर पाता है। क्लियर है सॉल्वेंट का इफेक्ट। तो आप कह सकते हो कि सॉल्वेंट जो है वो रिएक्शन के रेट को फास्ट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म कि ये स्टेबिलिटी को बनाता है। ठीक है, अब जरा सोचते हैं, जरा सोचिए कि इस रिएक्शन का ये जो रिएक्शन है, ठीक है, वो एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक होगा। जरा सोचिए ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक होगा। तो आपको बता दे कि ये SN2 रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो आप एक्सोथर्मिक को दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन ये है कि यहाँ पर जो CCl जो बॉन्ड बना है, ठीक है, CCl बॉन्ड जो बना है उससे, ठीक है, उससे ज्यादा जो है यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी जो है वो CO बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर, ठीक है, ये स्टेबल है और यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी जो है वो CO बॉन्ड का ज्यादा, इसीलिए यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। पहला अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की। और दूसरा अगर हम कहें कि ये एक्सोथर्मिक क्यों है, तो एक्सोथर्मिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्वेशन होता है, ठीक है, सॉल्वेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होता है उस, ठीक है, सॉल्वेशन के दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, जिसके कारण इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब Na+ और OH- जब Na+
और OH माइनस जब सॉल्वेट होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि DMF जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट जो होगा वो क्या करेगा, इसे सॉल्वेट करेगा, ठीक है। जो नेगेटिव पार्ट जो होगा वो कैटायन को तो सॉल्वेट करेगा आसानी से, ठीक है, कैटायन को तो आसानी से सॉल्वेट करेगा। तो सॉल्वेशन के दौरान यहाँ से जो हाइड्रेशन जो एनर्जी निकलता है, ठीक है, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन जो एनर्जी निकलता है, ठीक है, तो एनर्जी क्योंकि रिलीज हो रहा है, ठीक है, एनर्जी क्योंकि रिलीज हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो SN2 रिएक्शन है वो क्या है, एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप दो तरीके से बता सकते हैं कि सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होने के कारण, ठीक है, आप Na+ और OH माइनस को तोड़ रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, जो आप DMF जो आप एक्वस सॉल्यूशन में जो आप इस ये रिएक्शन को जो कर रहे हैं, ठीक ना, किसी मीडियम में कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज होगा, ठीक है, उसके कारण हम लोग क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और आप दूसरे फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं कि CCl जो है, CCl का जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो कम होगा CO बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी से, तो इसलिए भी ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, इसलिए जो यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो, यानी लो टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ठीक है। लो टेम्परेचर पे क्या होगा, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोडक्ट के साइड में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के साइड में हीट बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और अगर आप और टेम्परेचर दीजिएगा तो अकॉर्डिंग टू ली चैटिलर प्रिंसिपल जो रिएक्शन होगा वो कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को जो है वो डाउन रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और इस रिएक्शन में हम लोग जो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अगर ये कार्बन जो है, अगर ये कायरल कार्बन है, सी स्टेरिक, अगर ये कायरल कार्बन है तो, ठीक है, कायरल कार्बन रहे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, जस्ट इन्वर्टेड होगा। मतलब मान लेते हैं कि इसका कन्फिगरेशन अगर R है तो प्रोडक्ट कन्फिगरेशन क्या होगा, RS कन्फिगरेशन वो क्या होगा, S होगा। अगर इसका S है तो इसका क्या होगा, R होगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो होगा वो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब आप ऐसे भी तो समझ सकते हो भाई, बैक साइड से अगर अटैक किया है तो ये क्या होगा, ये जो कार्बन आप देख रहे हो, कार्बन पर जो 3 हाइड्रोजन देख रहे हो, कोई भी तीन ग्रुप है वो क्या होगा, अम्ब्रेला छाता की तरह क्या हो जाएगा, ये बैक साइड यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो कन्फिगरेशन भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर ये कार्बन कायरल है तो इसका जो कन्फिगरेशन होगा वो प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओके। अब अगर हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा SN2 रिएक्शन का, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये R जो आप देख रहे हो ये कभी भी 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो R है आपका कार्बन, कायरल कार्बन कभी भी 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 3 डिग्री होगा तो बैक साइड से अटैक करने का जो टेंडेंसी है, जो पॉसिबिलिटी है इस रिएक्शन में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और SN2 रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो SN2 रिएक्शन प्रोसीड करे इसके लिए ये कार्बन, ये अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, ये 1 डिग्री होना चाहिए या 2 डिग्री होना चाहिए। बट ये कार्बन जो है, ये कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट जो है ये कभी भी 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 डिग्री
कार्बन पे, ठीक है, 3 डिग्री कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या हो जाएगा, संभव नहीं होगा, तो ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये सारा जो है ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो कि याद रखना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में SN1 रिएक्शन देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।